Now just recording the session, and I want to tell you कि in today's class I'm going to deliver a lecture on Pride and Prejudice. जो LTGIC का सिलेबस है उसमें जो है प्राइड एंड प्रिजुडिस को भी रखा गया है। जो प्राइड एंड प्रिजुडिस है उसको लेकर के हम लोग बात करने जा रहे हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला चीज की जो प्राइड एंड प्रिजुडिस है, इट्स अ नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन। मैंने बताया कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, मैं एक भी अक्षर नहीं लिखूंगा, आपको केवल सुनना है, उससे रिलेटेड नोट्स मैंने भेज दिया है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू टेक? वी आर गोइंग टू टेक प्राइड एंड प्रिजुडिस, या वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइड एंड प्रिजुडिस, अ वेल नोन नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन। हम प्राइड एंड प्रिजुडिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो की बहुत ही खूबसूरत नावल है। ये नावल 1813 में पब्लिश होती है। कब पब्लिश होती है? 1813, 1813 ईस्वी में नावल पब्लिश होता है। सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, बस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको ध्यान से सुनना है। आप इसके बाद जाकर के भी पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में भी आप उसको सुन सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। तो जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये नावल 1813 ईस्वी में पब्लिश होती है। यू विल कम टू नो कि इसकी राइटर का क्या नाम है। इसकी राइटर का नाम जेन ऑस्टिन है। जेन ऑस्टिन ने 6 नावल लिखे हुए। कितने नावल? जेन ऑस्टिन हैज रिटेन 6 नावल। जो उनके 6 नावल है उसमें से कुछ का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस है, विच वी आर गोइंग टू टेक टुडे। दूसरा आपका ईमा है, EMMA। तीसरा आपका नॉर्थेंजर अबे है। पांचवा आपका मैnsfield पार्क है। चौथा आपका मैnsfield पार्क है। और इसके अलावा एक सेंस एंड सेंसिबिलिटी है। लास्ट वाला परसुएशन है। तो 6 नावल है, 6 का भी नाम मैंने बता दिया। कौन कौन सी 6 नावल है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसके अलावा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इमा, EMMA, इमा, परसुएशन, और साथ ही साथ मैnsfield पार्क, नॉर्थेंजर अवे। ऑलरेडी आपको ये पता है कि इसके पहले भी आपको मैंने ये जानकारी दी थी कि जेन ऑस्टिन का क्या, जब मैं टाइप्स ऑफ द नॉवेल पढ़ा रहा था, तो इसीलिए मैंने पहले टाइप्स ऑफ द नॉवेल पढ़ाया हुआ था, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इफ आई टेक एनी नॉवेल, तो नॉवेल किस कैटेगरी में आता है, उसका फॉर्म क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज व्हाई आई हैड गॉन विद द टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो चीज कौन सी है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब हम टाइप्स ऑफ द नॉवेल को लेकर के, फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल को लेकर के हम बात करते हैं, तो आखिर प्राइड एंड प्रेजुडिस किस कैटेगरी में आता है? जेन ऑस्टिन किस कैटेगरी की नॉवलिस्ट है? जेन ऑस्टिन जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। उनका जो नावल आया हुआ है वो लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, रोमांटिक एज में आती है। और अगर मैं देखूं तो मेरी अपनी नजर में वो सबसे पहली पॉपुलर नॉवलिस्ट है, फीमेल नॉवलिस्ट है, पहली पॉपुलर फीमेल नॉवलिस्ट रही है। तो शी बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, especially the last decade of the 18th century and early 19th century। उन्होंने जितना नावल लिखा है वो सारा नावल किसके नाम से जाना जाता है? डोमेस्टिक नावल के नाम से जाना जाता है। द नावल रिटन बाय दैट लेडी इज नोन एज डोमेस्टिक नावल। डोमेस्टिक नावल की खासियत क्या होती है? उसमें फैमिली अफेयर्स को लेकर के बात की जाती है, फैमिली से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उसमें क्लास को भी लेके बात की जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है? मैरिज। मैरिज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जितना भी जेन ऑस्टिन का नावल है उसमें मैरिज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसमें भी जो मैरिज है क्या दिखाया जाता है? कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिज। वहां पे जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है वह कौन सा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है? कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिज। दो तरह की मैरिज दिखाई जाती है। एक मैरिज जो अरेंज मैरिज है, या आप कह सकते हैं लव और अरेंज दोनों मैरिज है। और एक मैरिज जो है जहाँ पे दिखा जाता है इलोपिंग करके, कि हीरोइन इज इन लव विद समवन, हीरोइन इलोप्स विद हीरो, या देयर इज एनी फीमेल कैरेक्टर, शी इज इन लव विद समवन एंड शी इलोप्स विद समवन। तो जो इस तरह की मैरिज है उसको बहुत बेहतर नहीं माना गया, क्योंकि जो समाज था उस समाज में, आज के समाज में 21st सेंचुरी इंडिया में, या आज आज भी इसको नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो
ऐसे इंग्लैंड की भी सोसाइटी थी जब 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं या अर्ली 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नॉवेल उन्होंने लिखा है, उन्होंने 6 नॉवेल लिखा हुआ है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, प्राइड एंड प्रिजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इमा, परसुएशन, मैnsफील्ड पार्क। मतलब इस तरह से अगर आप देखेंगे, नॉर्थेंजर अबे उनका नॉवेल रहा, उन्होंने इस तरह की नॉवेल लिखा हुआ है। अर्ली 18th सेंचुरी, नहीं, लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी से बिलोंग करती है। रोमांटिक एज की बड़ी नॉवेलिस्ट है। और आप देखेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है कि उन्होंने सारी बातें मिडिल क्लास को लेकर के किया हुआ है। उनके कैरेक्टर्स एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बहुत कम, ऐसा नहीं कि शी टॉक्स अबाउट किंग्स, शी टॉक्स अबाउट क्वींस या एनी फेरी वर्ल्ड और फेरी लैंड, नो, नॉट एट ऑल। जब नावल आया, नावल अपनी जड़ें जमा रहा था, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, तो उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था कि नावल जब भी आता है शुरू में, तो वहां पे जो कैरेक्टर्स आते हैं मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स आते हैं। और मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स के साथ साथ आप एक और पॉइंट देखेंगे कि मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स के अलावा वहां पे जितनी भी बातें थी वो सब वास्तविकता के धरातल पर की गई थी। रोमांस को लेकर या इमेजिनेटिव वर्ल्ड को लेकर के जगह कम दिया गया था, स्पेस कम दिया गया था। वट एवर यू फाइंड, जो भी चीजें वहां पे दी गई थी, वे सब की सब चीजें क्या थी, वे सारी चीजें जो है केवल और केवल रियलिटी के ग्राउंड पर बात की गई थी। तो यू फाइंड ऑल द थिंग्स, यू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, वहां पर बात की गई थी। अब उसके बाद अगर मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के बात करूं कि जेन ऑस्टिन की नॉवेल में आपको क्या क्या मिलता है, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स मिलते हैं, कंपेरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है, मीन्स अरेंज मैरिज, मैरिज इलोपिंग विद समवन, उसका कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा उनके नावल में सटायर है, आयरनी है, मेजर और माइनर प्लॉट है, फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स है। उनकी जो नॉवेल है उसमें आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स है वे फीमेल ओरिएंटेड है। ज्यादातर उन्होंने फीमेल को लेकर के ही बात किया, वुमेन को लेकर के ही बात किया है। जिसमें अगर आप इसी नॉवेल में देखेंगे, मिसेस बिनेट है, उनकी 5 डॉटर्स हैं, जिसमें जेन है, एलिजाबेथ है, किटी है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखेंगे कि इस तरह की चीजें उनकी रही है। तो उनके नॉवेल में क्या है, फीमेल कैरेक्टर्स है, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स है। हीरोइन जो होगा वो लीडिंग कैरेक्टर होगा, दैट हीरोइन विल बी द वाइफ ऑफ द नॉवेलिस्ट। जेन ऑस्टिन अपनी सारी बातें, जो भी वो सोचती है, जो भी वो कहना चाहती है, वो हीरोइन के माध्यम से कहती है। हीरोइन उनका माउथ पीस होती है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। So here I want to tell you, here I want to say कि when you go with these points, या when you just find these things, what ultimately you want to say, you will come to know कि जो भी बातें ऐसा लगता है कि ये आपकी जिंदगी, आपके घर में, मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे घर में हो रहा, हमारे अगल बगल हो रहा, इस तरह की चीजें हैं। कोई चीज ऐसा नहीं लगता कि समथिंग दैट इज सुपर नेचुरल, या समथिंग दैट इज आप कह सकते हैं वेरी फैसिनेटिंग, चार्मिंग। वो चीजें तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि कॉलेज की तरह से कोई, आप कह सकते हैं कि समथिंग, कोई एक अलग वर्ल्ड की कहानी है। नहीं, आपके जीवन की कहानी, आपके परिवार की कहानी, मेरे जीवन की कहानी, मेरे परिवार की कहानी, उस तरह की चीजों को लेकर के आती है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जेन ऑस्टिन ने कितना नावल लिखा, किस एज से बिलोंग करती है, उनके नावल का क्या नाम है, उनके नावल में क्या क्या चीजें आप पाते हैं। सटायर है, आयरनी है, रियलिटी है, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स है, फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स है। थीम में जो अगर आपको देखने को मिलेगा, मैरिज एक थीम है, क्लास एक थीम है, वेल्थ, वेल्थ धन संपदा भी एक थीम के रूप में दिखाई पड़ती है उनके नावल में। अब हमारा सारा फोकस किस पर होगा, इस पर होगा कि हमें प्राइड एंड प्रिजुडिस में क्या नजर आता है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि प्राइड एंड प्रिजुडिस में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है। आपको सारे कैरेक्टर्स को नहीं लेना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और वो चीजें आपको डिटेल में वहां पे ही बताई गई है, उसके थीम को लेकर, उसकी समरी को लेकर, प्लॉट को लेकर, तमाम चीजें। और अगर आप किसी नॉवेल का प्लॉट बखूबी समझ जाते हैं, किसी नॉवेल का प्लॉट अगर आप बखूबी कवर कर लेते हैं,
तो आप ये समझिए कि यू विल बी एबल टू डू दिस, सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके बाद सवाल उठता है कि इसमें क्या दिखाया गया है। नावल जो है ये 1813 ईस्वी में पब्लिश होती है, और जो है यू विल कम टू नो कि जब ये पब्लिश होती है तो उस समय जो डेट थी 28 जनवरी, 1813 को नावल पब्लिश होती है। एंड यू विल कम टू नो कि जो पब्लिशर थे उनका नाम था टी ईगर्टन व्हाइट हॉल। ये चीज आपको वहां पे मिलेगा, आप एक कतई ना परेशान होइएगा क्या नाम बता रहे हैं। टी, टी से टाइगर, ईगर्टन, ई ई जी ई आर टी ओ एन, टी ईगर्टन व्हाइट हॉल। ये चीज आपको जो है मेरा जो नोट्स अभी मैंने भेजा है उसमें आपको मिलेगा कि टी ईगर्टन व्हाइट हॉल जो है ये पब्लिशर का नाम रहा है। अगर आपको ऐसे नाम में दिक्कत आ रही है तो मैं इस चीज को लेकर के ठीक है मैं कुछ चीजें शेयर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें लिखूंगा। मेरा जो भी मैंने बताया था कि पब्लिशर का जो नाम है क्या नाम है, टी ईगर्टन, ई जी ई आर, ई जी ई आर टी ओ एन, टी ओ एन, टी ईगर्टन व्हाइट हॉल, टी ईगर्टन। तो यू विल कम टू नो कि ये पब्लिशर का नाम रहा है। इस पब्लिशर ने नावल को पब्लिश किया था, टी ईगर्टन व्हाइट हॉल। तो यू फाइंड दिस पार्टिकुलर पॉइंट। और जो आपका नावल है, यह नावल किसका है, यह नावल मैंने आपको पहले ही बताया कि डोमेस्टिक नावल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, डोमेस्टिक नावल। डोमेस्टिक नॉवल में होता क्या है कि फैमिली अफेयर्स को लेकर के बात की जाती है कि फैमिली मेंबर्स की क्या राय है, उनकी साइकी क्या है, और तमाम तमाम चीजों को आपको देखने को मिलेगा कि ये इस तरह की चीजें रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नावल की और क्या क्या खासियत है, नावल में यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड सटायर, यू फाइंड आयरनी, यू फाइंड मिडिल क्लास, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स। ये सारी चीजें आपको नॉवेल में देखने को मिलेगा। सटायर देखने को मिलेगा, सटायर के अलावा आपको आयरनी देखने को मिलेगा, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यू फाइंड की जो नॉवेल है उसमें क्या है, रियलिटी मीन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी सारी बातें की गई है। दो प्लॉट है, मेजर प्लॉट माइनर प्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा। दिस थिंग्स यू फाइंड। अब सवाल ये उठता है कि इसमें और क्या क्या चीजें रही। थीम की जब आप बात करते हैं तो थीम में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि थीम में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है, मैरिज। दूसरी थीम क्या है, क्लास। तीसरी थीम क्या है, वेल्थ। तो कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर के बात की गई है, क्लास को लेकर के बात की गई है, वेल्थ को लेकर के बात की गई है, और सेल्फ नॉलेज, KNOWLEDG, सेल्फ नॉलेज को लेकर के बात की गई कि दिस थिंग्स यू फाइंड। अब अगर आप बात करते हैं कि कैरेक्टर में, तो मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं क्योंकि उसके बाद मुझे सारी बातें बताना है। कैरेक्टर आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस कि बिनेट फैमिली की कहानी है। बिनेट फैमिली में जो है कौन कौन है, एक है मिस्टर बिनेट, BENNET, और एक है मिसेस बिनेट, BENNET। उसके अलावा उनकी 5 डॉटर्स, उनकी 5 डॉटर्स, DAUGHTERS, उनकी 5 डॉटर्स। ये चीज आप तो मिस्टर बिनेट, मिसेस बिनेट और उनकी 5 डॉटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसेस बिनेट एंड देयर 5 डॉटर्स।
उसमें जो है 5 डॉटर्स में 2 का नाम तो आप लिख ही लीजिए, या 2 या 3 का नाम, बाकी उसमें मैंने लिखा भी है, आपको बताया भी है। अगर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी का नाम जेन है, जेन है। एंड यू विल कम टू नो कि जो ये बड़ी बेटी जेन है, जेन की शादी जो होती है वो जो है किसके साथ होती है? चार्ल्स बिंगले। जेन मैरीड चार्ल्स बिंगले। चार्ल्स बिंगले। जेन मैरीड चार्ल्स बिंगले, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरी जो उनकी अगर मैं बात करूं कि जो दूसरी डॉटर है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ बिनेट, एलिजाबेथ बिनेट, BENNET। एलिजाबेथ बिनेट की जो शादी होती है, यू विल कम टू नो, डार्सी से, मैरिड डार्सी। ये जो एलिजाबेथ जो बेनेट जो है, एलिजाबेथ बेनेट मैरी डार्सी, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। किस पॉइंट को लेकर के ध्यान में रखना है कि एलिजाबेथ बेनेट मैरी डार्सी, एंड कि डार्सी एक बहुत ही वेल्दी जेंटलमैन है। अगर मैं वर्ड यूज करूँ कि जेंटलमैन ही है, लेकिन उनको थोड़ा सा एक तरह का अपने ऊपर प्राइड है, या मतलब प्राउड है अपने ऊपर उनको। और शुरू में वो जो है एलिजाबेथ को लाइक नहीं करते हैं, उसके कलर की वजह से भी, और एक डांस बाल पार्टी में रिजेक्ट कर देते हैं उसके साथ डांस करना। तो जो नॉवेल का टाइटल है वो इन्हीं दोनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द मूव करता है। और वे दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? वो दो कैरेक्टर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ और आपका डार्सी। जो डार्सी है उनमें प्राइड है, और जो एलिजाबेथ है उनमें एक तरह का प्रीजुडिस है। ये दो तरह की भावनाएं हैं, और ये दोनों भावनाएं एक तरह से उनके नेचर को प्रदर्शित करती है और एक तरह का क्लैश भी दिखाती है, लेकिन बाद में सब सेटल हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और उनकी जो बेटी है जिनका नाम मेरी बिनेट है, मेरी बिनेट, BENNET। कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, यह इनकी एक तरह से देखा जाए तो मिडिल सिस्टर है। मिडिल का मतलब कि बीच में जो 5 बेटियां, ये थर्ड नंबर पर है। जो 5 बेटियां हैं वो थर्ड नंबर पर है। फाइंड दैट कि मेरी बिनेट जो है ये किस पे है? मेरी बिनेट आपका थर्ड नंबर पर है। इसके अलावा जो है एक आपकी कैथरीन है। कैथरीन को भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, CATHERINE, कैथरीन फोर्थ नंबर पर है। तो ये चीजें अलग की जा रही है। ये जो है फोर्थ नंबर है कैथरीन, एंड मेरी बिनेट आपका कौन सा नंबर है? इनका थर्ड नंबर। इसके अलावा एक और बेटी है जिनका नाम है लीडिया बिनेट। लीडिया का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब प्लॉट नॉवेल का इससे जुड़ा हुआ है। लीडिया, LYDIA, लीडिया बिनेट। लीडिया क्या करती है कि जो आर्मी ऑफिसर उनकी तारीफ करती है, और ये जो है चार्ल्स बिंगले के आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर है, नॉट चार्ल्स बिंगले, विखम सर, विखम, विखम। विखम के साथ, हाँ विखम के साथ ये इलोप कर जाती है। चार्ल्स बिंगले की शादी तो जेन से होती है। तो लीडिया बिनेट जो है शी इलोप्स, ये शी इलोप्स से विखम। और यही जो है नॉवेल का अगर देखा जाएगा तो यू विल कम टू नो कि यह उसका सब प्लॉट है। और साथ ही साथ यहीं पर आप देखते हैं कि जो डोमेस्टिक नॉवेल का थीम है मैरिज, तो मैरिज के दो कॉन्सेप्ट नजर आते हैं। एक तो अरेंज मैरिज जो जेन का नजर आता है, और जो एलिजाबेथ का नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो दूसरी मैरिज देखने को मिलती है, मैं मैरिज तो नहीं कहूंगा उसको कि एक इलोपिंग होता है, लेकिन उस इलोपिंग में जिस तरह का इंटरफियर या जिस तरह का स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय आपका एलिजाबेथ के द्वारा, नाउ शी कम टू सेटल ऑल द थिंग्स। तो जब वो सेटल डाउन करती है सारे इश्यूज को, और शी टेक्स
लीडिया कि उनको कॉन्फिडेंस में लेती है, विक्रम को भी लेकर के फिर उनका मैरिज करती है। तो ये एक मैरिज एक इशू है, क्योंकि ये मिडिल क्लास का घराना रहा है। उस मिडिल क्लास के घराने में नए मेंबर्स की एंट्री, उनका नेचर, खास करके अगर आप देखेंगे कि जो चार्ल्स बिंगले हैं उनका नेचर अलग है, जो उनके दोस्त हैं डार्सी उनका नेचर अलग है, एलिजाबेथ का नेचर अलग है, उसकी बड़ी बहन जेन का नेचर अलग है। इवन जो बिनेट फैमिली है उसमें मिस्टर बिनेट और मिसेस बिनेट का नेचर अलग है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब कैरेक्टर्स हैं, मतलब माइनर कैरेक्टर्स है। मैं आपसे कहूंगा कि जरूर जब आप अगर स्टोरी पढ़िएगा तो उधर भी आप जा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स। कुछ तो आपको जो मैंने पॉइंट भेजा है उस पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूँ जरूर कहूंगा कि यू हैव टू ओनली ट्राई टू गेट द प्लॉट ऑफ द नॉवेल। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम कि बहुत ज्यादा जो माइनर कैरेक्टर्स है जिनका चीजें दिया गया है एक नजर में आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका एक डिटेल्ड स्टडी मेरी अपनी नजर में जरूरी नहीं है। जो कैरेक्टर जरूरी है उसमें पांचों डॉटर हो गई, मिस्टर बिनेट हो गए, मिसेस बिनेट हो गए, जेन की शादी किससे होती है ये जरूरी है, एलिजाबेथ की शादी किससे होती है ये जरूरी है। दूसरा चीज की लीजिए और बेकहम का क्या एपिसोड है। इसके अलावा और भी चीजें मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं तो स्पार्क नोट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा जो मैंने भेजा। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैंने भेजा है इसके अलावा भी आप क्या करिएगा, स्पार्क नोट से पढ़ने की कोशिश करिएगा, वट एवर द मैटर आई सेंड। अब सवाल ये उठता है कि ये इसका थीम या ये चीजें कैसे आगे बढ़ती है, किस लिहाज से ये चीजें हमको देखने को मिलता है कि चीजें आगे बढ़े, उसको लेकर के मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट दीज मीन्स कैरेक्टर्स, स्पेशली कि क्या क्या चीजें रही है उनमें क्या क्या चीजें होता है। तो एक देखिए, एक परिवार है, अगर बिनेट फैमिली है, उनके 5 डॉटर्स हैं, तो निश्चित है कि परिवार का आदमी चिंतित होगा। उस समय भी चिंता होती थी कि मेरी बेटियां कहाँ पे, उनकी मैरिज कैसे होगी, किसके साथ होगी, कैसे वे सेटल होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस्टर बिनेट और मिसेस बिनेट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा कॉन्सियस है। लेकिन मिसेस बिनेट कुछ ज्यादा है, मिसेस बिनेट इज मच कॉन्सियस, यू विल कम टू नो कि इन कंपेरिजन ऑफ हुम, इन कंपेरिजन ऑफ मिस्टर बिनेट, ये चीज दिखाया गया है। और इवन यू विल कम टू नो कि मिसेस बिनेट बार बार मिस्टर बिनेट को फोर्स करती है, यू हैव टू थिंक अबाउट। और अगर आप देखेंगे उन्हीं के कहने पर ही जो है वो चार्ल्स बिंगले को जाते हैं, इनवाइट करते हैं वहां पर। तो ये चीजें रही है। अब उसके अलावा एक और पॉइंट है कि इसमें ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि एलिजाबेथ पूरे नावल की प्रोटेगनिस्ट है। प्रोटेगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर, वही सारी चीजें, वो लीडिंग कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटेगनिस्ट है। और जेन ऑस्टिन ने अपनी सारी बातें, जेन ऑस्टिन का अगर आप बायोग्राफिकल स्केच या बायोग्राफिकल कैरेक्टर इफ यू वांट टू सी, तो यू हैव टू गो विद हुम, यू हैव टू गो विद एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के कैरेक्टर का मतलब जेन ऑस्टिन का कैरेक्टर। जेन ऑस्टिन ने अपनी सारा चीज कहाँ पे दिखाया, एलिजाबेथ में दिखाया हुआ है। एलिजाबेथ की जो बड़ी बहन है जेन, वह काफी खूबसूरत है और उनकी मैरिज जो है चार्ल्स बिंगले के साथ हो जाती है। एंड यू विल कम टू नो की जो डांस पार्टी है वहां पर ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह क्या है कि जो जो आपका एलिजाबेथ है उनमें एक तरह का हास्टी जजमेंट है। एंड शी कम्स टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन, मीन्स कहीं ना कहीं वो जजमेंट तो लेती है और लेकिन उनके अंदर भी एक, अगर आप देखेंगे कि प्रिजुडिस की भावना जो सबसे, अगर मैं इसके लिए वर्ड मेलिस यूज करूं कि जो उनके अंदर जो मेलाइस है, इफ आई यूज दैट पार्टिकुलर वर्ड यू विल कम टू नो कि वो एक प्रिजुडिस की भावना है। और उसी प्रिजुडिस की भावना की वजह से उनका रिलेशन शुरू में जो है डार्सी के साथ नहीं बन पाता। लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन दे टेक द डिसीजन, देन दे आर एग्री टू मैरी ईच अदर, सो दैट्स अ गुड डिसीजन। और यहाँ बताया गया कि बहुत जल्दबाजी करके डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज है, और एक चीज और दिखाने की कोशिश की गई, सेल्फ नॉलेज, जो उसका थीम भी है। सेल्फ नॉलेज कैसे दिखता है? सेल्फ नॉलेज इस तरह से दिखता है कि मेरे अंदर क्या कमी, मेरे अंदर का मतलब एलिजाबेथ में क्या कमी है, डार्सी में क्या कमी है। दोनों इसको क्या करते हैं कि दे ट्राई टू नो कि व्हाट द ड्रॉबैक दे हैव, उनके क्या ड्रॉबैक है, व्हाट द शॉर्ट कमिंग्स दे हैव, क्या कमियां हैं, देन दे रिजॉल्व इट।
वे इसको स्वीकार करते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन दोनों कैरेक्टर में नजर आता है। शुरू में प्राइड एंड प्रिजुडिस एक प्रॉब्लम के रूप में नजर आती है, लेकिन वे सेल्फ नॉलेज को विश्वास करते हैं, उसमें यकीन करते हैं। दे रिकॉग्नाइज, दे कम टू नो व्हाट द ड्रॉबैक दे हैव एंड हाउ दे कैन रिजॉल्व इट, ऑल दीज थिंग्स दे फाइंड। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों के नेचर में, और यही कारण है कि दोनों जब करीब आते हैं तो उनको लगता है कि दे वर रॉन्ग। पहले उनका अपना जो डिसीजन था या जो वे सोचते थे वे गलत थे, अब वे सही है। जो डार्सी को वे समझती थी कि डार्सी ऐसे है, वैसे डार्सी नहीं है, और जैसा डार्सी एलिजाबेथ को समझते थे वैसे एलिजाबेथ नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हमें जो है नजर आती है। अब उसके बाद नॉवेल में एक चीज और अगर आप देखेंगे कि जो जेन है, जेन थोड़ा सा लिबरल है, उसका नेचर लिबरल है। जेन जो है फेयर है। डांस बाल पार्टी में जो है वो चार्ल्स बिंगले के प्रति अट्रैक्ट होती है, बिंगले भी अट्रैक्ट होते हैं, दे स्टार्ट टू डांस, वे डांस वगैरह करते हैं। और दिस थिंग्स वी फाइंड कि वे ट्वाइस वे डांस करते हैं। तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप, लेकिन एक अजनबी का परिवार, उस अजनबी के परिवार के साथ उसका डियरेस्ट फ्रेंड आपका डार्सी, उसकी दो बहनें, ये सब चीजें वहां पे आती है। वे और जो चार्ल्स बिंगले है उसका नेचर जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और चार्ल्स बिंगले बहुत जल्दी एक पॉपुलर कैरेक्टर बन जाते हैं या पॉपुलर फिगर बन जाते हैं उस डांस बाल पार्टी में। तो मैं बार बार बता रहा था कि डोमेस्टिक नॉवेल की एक खासियत ये भी होती है कि डिफरेंट नेचर ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट पीपल है, और डिफरेंट फैमिलीज के। बिनेट फैमिली एक है, बिंगले की फैमिली अगर मैं बात करूं तो चार्ल्स बिंगले की फैमिली दूसरी है। चार्ल्स बिंगले उनके अपने जो है दोनों सिस्टर, इसके अलावा जो है उनके दोस्त डार्सी जो है वो उस फैमिली से नहीं है, लेकिन उनके साथ आते ही इज अ वेल्दी मैन। उनका नेचर भी हमें समझने का मौका मिलता है। तो जो नावल है, क्या क्या चीजें समझने को, सेल्फ नॉलेज की बात है, प्राइड एंड प्रिजुडिस की बात है, मैरिज का जब कॉन्सेप्ट आता है तो अरेंज मैरिज की भी बात है। अरेंज मैरिज का दो एग्जांपल मैंने आपको दिया, जेन का और चार्ल्स बिंगले का, साथ ही साथ डार्सी का और एलिजाबेथ का। एक दूसरी मैरिज का भी कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा जो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, लीडिया और विक्रम का, जो उसकी अपनी सिस्टर है। सो यू विल कम टू नो कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो या जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, यह 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड, 19वीं शताब्दी के शुरू का इंग्लैंड है कि वहाँ का मिडिल क्लास कैसा है, मिडिल क्लास की सोच क्या है, वहाँ मैरिज कैसे होती है, मैरिज में पैसे कैसे खर्च होते हैं, सेल्फ नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी लोगों में है। और इसके अलावा जो है क्या कल्चर है, डांस पार्टी वगैरह का, कैसे कोई नया गेस्ट आता है तो उसका वेलकम कैसे है। फादर कितना पॉजिटिव है अपनी बेटी की शादी को लेकर, उससे कहीं ज्यादा मदर पॉजिटिव है मिस्टर बिनेट एंड मिसेस बिनेट पे, और खुद मिस्टर बिनेट और मिसेस बिनेट में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सारे डिफरेंट फैमिली, और मैं नहीं कहूंगा डिफरेंट क्लास, क्लास तो मिडिल क्लास ज्यादातर कैरेक्टर्स हैं, उसमें से कुछ लोग वेल्दी हैं, और खासकर डार्सी तो काफी वेल्दी है, उनको आप एरिस्टोक्रेटिक में रख सकते हैं, लेकिन उनका भी नेचर मिडिल क्लास का ही नेचर है। दीज थिंग्स वी फाइंड। अब उसके बाद एक चीज ये आता है कि जो टाइटिल है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइटिल समझ लिया नावल का तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टाइटिल नावल का क्या इंडिकेट करता है, प्राइड एंड प्रिजुडिस की चीज को इंडिकेट करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि प्राइड किसके नेचर को शो करता है, ये डार्सी के नेचर को शो करता है। प्रिजुडिस किसके नेचर को शो करता है, एलिजाबेथ के नेचर को शो करता है। लेकिन ये दोनों दोनों क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर, रिकॉग्नाइज का मतलब दे कम टू नो इट, व्हाट द ड्रॉबैक दे हैड या व्हाट द नेगेटिव पॉइंट दे हैड, देन दे ट्राई टू रिजॉल्व इट, उसको सॉल्व करते हैं। तो टाइटिल यहाँ पर एक चीज दिखाता है कि ये जो टाइटिल जो दो शब्द है, ये केवल दो शब्द नहीं है बल्कि दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के नेचर को प्रेजेंट करता है, और वे अपनी कमियां स्वीकार करते हैं। वे सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक दूसरे के होते हैं, या दे आर इन लव विद ईच अदर इन द एज द नॉवेल प्रोसीड्स, एज द नॉवेल गो अहेड यू विल कम टू नो, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक और टाइटिल है, फर्स्ट इम्प्रेशन, या एक सब टाइटिल आप कह सकते हैं। कई बार ये पूछा जा चुका है, नावल की एक और टाइटिल है, उसका क्या नाम है, फर्स्ट इम्प्रेशन। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये सारे लोग जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन
कहा जाता है इज द लास्ट इम्प्रेशन। और शेक्सपियर की कॉमेडीज में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पाए गए हैं। इवन यू विल कम टू नो कि उसके अलावा इफ यू गो विद खासकर इसी में, तो जो चार्ल्स बिंगले हैं जैसे वो जेन से इम्प्रेस्ड होते हैं या जेन जिस तरह से चार्ल्स बिंगले से इम्प्रेस्ड होती है, वह चीज अपने में थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि फर्स्ट इम्प्रेशन का क्या है। उसका फेयर कलर है और साथ ही साथ जो लिबरल नेचर है वो एक सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जो इम्प्रेशन की जहां तक बात आती है, अगर आप डार्सी को लेकर के और एलिजाबेथ को बात करेंगे तो वहां पे फर्स्ट इम्प्रेशन बेहतर नहीं था, बल्कि वह जो है क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं क्योंकि एलिजाबेथ का फेयर कलर नहीं है एंड डार्सी जस्ट डिनाइज टू डांस विद एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ में भी एक चीज है कि डार्सी घमंडी है, हम ऐसे आदमी से क्या डांस करेंगे, इसके साथ ये ऐसे आदमी से लव नहीं कर सकते। दिस थिंग्स वी फाइंड। देखिए पूरा प्ले ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकल नॉवेल का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का। यह एक सोशल, आप कह सकते हैं कि इशू को लेकर के, यह एक सोशल प्रॉब्लम को लेकर के, यह एक फैमिली अफेयर को लेकर के रखा गया है। आपको बस उसको इंटरटेन करना है। आई डोंट हैव एनी चाबी कि उसका यूज करूं और सब कुछ चीजें जो है वो हो जाए। बहुत हाई फिलॉसफी मुझे नहीं है इसका, क्योंकि नॉवेल का शुरुआती दौर था जिसमें इसी तरह के मुद्दे लेकर के लिखे जाते थे। बाकी हम सबको ये पता है कि दर्शन जो होगा वो साइकोलॉजिकल नॉवेल में मिलेगा। जब फ्राइड और यूंग की बात होगी और तमाम चीजों का, तो वो साइकोलॉजिकल नॉवेल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक पे है। So we were talking about the title of the novel, First Impression and Pride and Prejudice। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो नॉवेल है वह क्या करता है कि तमाम चीजों को डिपिक्ट करता है, बहुत ऑनेस्ट वे में इसमें डिपिक्ट किया गया उस समय के मैनर्स का, एजुकेशन का, मैरिज का, मनी का। जैसा मैंने बताया यह इसका थीम भी है, यह इसका थीम भी है, और उसमें सेल्फ नॉलेज को भी मैंने जोड़ा हुआ था। ये भी चीजें हमें देखने को मिलता है। जो मिस्टर बिनेट है या मिस्टर बिनेट एंड आप कह सकते हैं कि मिस्टर बिनेट एंड मिसेस बिनेट और बिनेट फैमिली, उनके 5 डॉटर्स हैं। और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो इंटेल्ड है। इंटेल्ड जो वर्ड है ये लॉ से रिलेटेड है, और उसमें ये है कि वह उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके अपना कोई बेटा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी उसको जो है बेटियों में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं जब बेटियों की शादी हो जाएगी तभी जा करके उसका मालिक जो होगा वो होगा। तो ये एक इंटेल्ड एक वर्ड है जो कि लॉ से जुड़ा हुआ है। एंड यू विल कम टू नो कि दिस थिंग्स वी फाइंड, और ये चीजें उनके पहले की जनरेशन में भी रही हैं। और उसके अकॉर्डिंग ये था कि एंड इट कैन ओनली बी पास्ड टू अ मेल एयर। जो अगर कोई प्रॉपर्टी, खासकर स्टेट, टी जो आप कह सकते हैं कि अस्थाई संपत्ति, जो अस्थाई जैसे लैंड है, मकान है, ये जो अस्थाई संपत्ति थी वह इंटेल्ड थी। और इंटेल्ड का सिंपल सा मतलब यही है कि इसको किसी मेल उत्तराधिकारी को ही दिया जा सकता था, लेकिन इनके कोई बेटा नहीं था। ऐसी कंडीशन में इनको अपनी बेटियों की शादी करनी थी, तभी वो उस संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते थे। यह भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि उस समय के लॉ को, उस समय के और चीजों को भी लेकर के बात करते हैं। जो बिनेट फैमिली है ये एक तरह से अगर आप देखें ये रूरल इंग्लैंड में रह रही है, ग्रामीण परिवेश का जिक्र किया गया है, अर्ली 19th सेंचुरी। जो मिसेस बिनेट है वो कहती है कि अपने गांव में एक नया मेहमान आया हुआ है या एक नया यंग ब्लड आया हुआ है जिसका नाम मिस्टर बिंगले है। जा करके आप उससे मिलिए, वो एक रिच बैचलर है जो अपने नेबरहुड में आया हुआ है। जाके उससे आप मिलिए, हो सकता है कि हमारी बेटी की शादी या इस तरह से हो जाए। मतलब मिसेस बिनेट के माइंड में ऑलवेज शी थिंक्स अबाउट द मैरिज ऑफ हर डॉटर, और स्वाभाविक है ये। तो उनके कहने पर मिस्टर बिनेट जाते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्ट शुरू में उनका नहीं रहता है, लेकिन वो जाते हैं वहां नेबरहुड में। मिस्टर बिनेट विजिट, और जिस जगह वो जाते हैं उसका क्या नाम है, नेदर, ये मैं लिख दूं कि जहां वो लोग आए हुए हैं, नेदर फील्ड, NETHERFIELD। तो वो जिस जगह पे जाते हैं उसका क्या नाम है, नेदरफील्ड है। और नेदरफील्ड में उनकी मुलाकात किससे होती है, मिस्टर बिंगले से होती है। मिस्टर बिंगले को वो इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि आपको आना है
और एक डांस बाल पार्टी का आयोजन किया जाता है, उसी पार्टी में उनको इनवाइट किया जाता है। क्या नाम है? डांस बाल पार्टी, जिसमें कुछ उनकी फैमिली है और जो पड़ोसी है वो सारे के सारे लोग उस वहां पे इकट्ठा होते हैं, लोकल असेंबली रूम में इकट्ठा होते हैं, और साथ ही साथ सारे नेबर्स भी इस डांस पार्टी को अटेंड करते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही डांस बाल पार्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट अकेशन बनेगा जेन को बिंगले के करीब लाने के लिए। और इसी डांस बाल पार्टी में बिंगले जेन के साथ डांस करेंगे और वे एक दूसरे के हो जाएंगे। और इसी बाल पार्टी में किसका आगमन होता है? डार्सी का आगमन होता है। डार्सी एलिजाबेथ को देखते हैं, लेकिन एलिजाबेथ के कलर को देख करके उसको उसके साथ डांस करने से डिनाई कर देते हैं, तो उनके अंदर वो प्राउड की फीलिंग को शो करता है। तो डांस बाल पार्टी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कहाँ पे होता है? नेदरफील्ड में, मतलब वहां पे उनको बुलाया जाता है कि आपको आना है, और वो लोग वहां नेदरफील्ड में रहते हैं इस तरह से। तो इस तरह से यू विल कम टू नो कि एट द बॉल वी आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द होल नेदरफील्ड पार्टी। नेदरफील्ड पार्टी जो वहां पे होती है, वो डांस बाल पार्टी में सारे लोग वहां पे आते हैं। और मुख्य जो एक तरह से गेस्ट है अगर देखा जाए तो मिस्टर बिंगले हैं। वो अपनी दो सिस्टर्स के साथ आते हैं, उनमें से एक सिस्टर की शादी हो गई है अरिजीत सिंह, और दो सिस्टर के अलावा अपने दोस्त मिस्टर डार्सी के साथ आते हैं जो उनके डियरेस्ट फ्रेंड है। और यहीं पर जैसा मैंने बताया कि बिंगले डांस करते हैं जेन के साथ, और जेन कौन है? एल्डेस्ट डॉटर है बिनेट फैमिली की। एंड जेन फॉल्स इन लव विद बिंगले एंड मैरीज हिम। ये कहानी है, कोई इसकी बड़ी बात नहीं है। और यहीं पे हमें पता चलता है मिस्टर डार्सी के बारे में, जो एक वेल्दी मैन है, और एंड ही डिक्लाइंस टू डांस विद एलिजाबेथ, और वो एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देते हैं। और ये कहते हैं कि यू विल कम टू नो कि स्टेटिंग दैट शी इज नॉट अट्रैक्टिव एनफ। वो ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और वो एलिजाबेथ उनको बहुत आकर्षित नहीं कर सकती। ये बात कौन कहते हैं? मिस्टर डार्सी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बात कही है, किसने कही है? ये बात मिस्टर डार्सी ने कहा। मिस्टर डार्सी कहते हैं किसके बारे में? एलिजाबेथ के बारे में। क्या कहते हैं? कि एलिजाबेथ बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, फेयर नहीं है, और वह उनको बहुत अपनी तरफ खींच नहीं पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाए, उसके साथ डांस करने से मना कर देते हैं। तो एक सिस्टर जो है डांस करती है, इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि उस समय का जो डांसिंग था कि बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं लगी थी। कहीं ना कहीं लोग अपने पेयर को चूज कर रहे थे, और जिस हिसाब से जो है पूरी फैमिली के सारे लोग इकट्ठा है, पड़ोसी भी इकट्ठा है, उसमें जिस तरह से जेन जो है डांस करती है, तो ये वेस्ट का कल्चर हो सकता है। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि उस समय जो है वीमेन को राइट्स वहां पे दिया गया था कि शी कैन चूज हर लाइफ पार्टनर, शी कैन डांस इफ शी लाइक्स एनी वन। ये चीजें वहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, देखते हैं हम। उसके बाद आप देखते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं, खैर कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है कि उसमें इस तरह का चीजें रही। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज आता है कि डार्सी का प्राउड नेचर और एलिजाबेथ का प्रिजुडिस का जो फीलिंग है वो यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा आप एक चीज ये देखेंगे कि जो मिस्टर बिंगले हैं, इनकी दोनों सिस्टर का नाम जो है, मिस्टर बिंगले की दोनों सिस्टर, बिंगलेज, टू सिस्टर्स, जो बिंगले हैं इनकी दोनों सिस्टर का नाम, एक का नाम कैरोलिन है, CAROLINE, और दूसरे का नाम है लुइसा। कैरोलिन एंड लुइसा, LOUISA। So you find that कि this particular Louisa and Caroline, ये उनकी सिस्टर है। ऐसा नहीं, इनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा रोल नहीं रहा है। और इन लोगों ने क्या किया कि इनकी जो सिस्टर है ये इनवाइट करती हैं, जेन को इनवाइट करती है, क्योंकि अब जेन को ये लोग पसंद करने लगी हैं। और ऐसा नहीं कि वहीं पे शादी की बात हो जाती है, नो नॉट एट ऑल। तो ये लोग जेन को इनवाइट करती हैं नीदर फील्ड में, अपने घर पर जो है डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। और जब जेन वहां पे जाती है तो रास्ते में उसको जो है क्या होता है कि बहुत बारिश होती है, और वो जो है उसको वो एक तरह से देखा जाएगा कि शी इज कॉट इन अ रेन शार,
एंड डेवलप्स अ बैड कोल्ड, उसको उसको काफी ठंड वगैरह उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है वहां पर। तो नाउ यहाँ पे क्या होता है कि उनको उसको एक मौका मिल जाता है कि टू स्टे देयर, वहां पर वह रुकती है बिंगले की फैमिली पे। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, एंड हियर यू फाइंड अ न्यू टाइप ऑफ सिचुएशन, एक दूसरे को और जानने का मौका मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉवलिस्ट ने जानबूझ करके ये सीन क्रिएट किया है कि अगर एक रिलेशनशिप बन रहा है तो उस रिलेशनशिप को बनने में पहले मौका दिया जाए कि कैरेक्टर्स एक दूसरे को अच्छे ढंग से जाने समझे, जानने और समझने के बाद जो है वे एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, और वह कौन सा डिसीजन है, मैरिज का। यही सेम चीज जो है एलिजाबेथ में भी दिखाई पड़ता है। एलिजाबेथ में पहले दोनों दूसरे को निगेटिव थॉट एक दूसरे के प्रति है, लेकिन बाद में एक दूसरे को वे करीब आते हैं, जानते हैं, कई दौर की मीटिंग होती है, कई सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, देन दे कम टू वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उस तरह की सिचुएशन होती है। तो एक जो यह इवेंट है कि जेन को इनवाइट किया जाता है वीजा फील्ड में, किसके द्वारा, बिंगले की सिस्टर्स के द्वारा डिनर के लिए वो जाती है, वहां पे उसको बैड कोल्ड डेवलप हो जाता है, ऑल दिस वी फाइंड। तो ये एक सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर कॉलिन, मैं नेक्स्ट लाइन में बात कर रहा हूँ, देयर इज अनदर कैरेक्टर, उनका नाम है मिस्टर कॉलिन, COLLIN। जो मिस्टर कॉलिन्स है, यू विल कम टू नो कि ये मिस्टर बिनेट से कजिन है। मिस्टर कॉलिन जो है मिस्टर बिनेट कजिन, मिस्टर बिनेट, ना कि मिसेस बिनेट, मिस्टर बिनेट कजिन, COUSIN, मिस्टर बिनेट कजिन। और अगर देखा जाए कि एंड द एयर टू द लॉन्ग बॉर्न स्टेट, और ये जो है क्या है कि अगर ये कहा जाए कि वही जो है मालिक है जो लॉन्ग बॉर्न स्टेट है, क्योंकि अब इनके कोई और बेटा था नहीं, तो रियल में अभी आज के दौर में जो है यही चाहते कि उस लॉन्ग बॉर्न जो स्टेट प्रॉपर्टी थी उसके मालिक थे, और ये भी आते हैं क्या करते, ऐसा नहीं कि ये बिनेट फैमिली के मालिक हो गए हैं। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ये जो है लॉन्गबॉर्न स्टेट के मालिक हैं, और ये जो है आते हैं बिनेट फैमिली को विजिट करने, और वो एक जो है पॉम्पस क्लर्जी मैन है, और उनका भी इंटरेस्ट यही है कि बिनेट फैमिली में वो किसी से शादी करेंगे, जैसे 5 डॉटर थे उनमें से किसी एक से शादी करेंगे। अब शादी किससे होती है, क्या चीजें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कोई इनसे रिलेटेड चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जा करके स्पार्क नोट्स या समरी आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं कि जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर दिया, लेकिन अपने आप से भी आप कुछ हाथ पांव जरूर मारिएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही पका पका करके दे दूंगा, नो नॉट एट ऑल, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। तो मैंने किसके बारे में बताया, मिस्टर कॉलिंस के बारे में बताया। मिस्टर कॉलिंस क्या है, मिस्टर बिनेट्स के कजिन है, मिस्टर बिनेट्स के कजिन है, और ये जो है एक स्टेट के मालिक है। स्टेट का मतलब अचल संपत्ति में, ESTAT, जिस स्टेट के वो मालिक है उसका क्या नाम है, लॉन्ग बॉर्न स्टेट, LONGBOURN, लॉन्ग बॉर्न स्टेट के वो मालिक है। और ये जो क्लर्जी मैन है, और ये आते हैं और कहते हैं कि इनका भी इच्छा है कि वे शादी करना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, बिनेट फैमिली की किसी एक डॉटर से। उसके बाद आप देखते हैं कि एक और जो है कैरेक्टर है जॉर्ज वेकहम, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं बात करूंगा। देर इज अनदर कैरेक्टर, GEORG, जॉर्ज वेकहम, WICKHAM, जॉर्ज विक्रम है। जो जॉर्ज विक्रम है, यू फाइंड दैट कि जॉर्ज विक्रम एक चार्मिंग ऑफिसर है, ही इज अ चार्मिंग ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, अ चार्मिंग आर्मी ऑफिसर, अ चार्मिंग आर्मी ऑफिसर, अ चार्मिंग आर्मी ऑफिसर। यहाँ पे क्या होता है कि इनका दिखाया जाता है कि ये इलोप कर जाते हैं, किसके साथ इलोप कर जाते हैं, लीडिया के साथ, जो उसकी सबसे छोटी बहन है। किसकी सबसे छोटी बहन है, एलिजाबेथ की। उसके साथ ये इलोप कर जाते हैं, क्योंकि लीडिया भी बहुत पैशनेट होती है आर्मी ऑफिसर्स को लेकर के जो है। तो एक घटना, ये चीज हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से जो है कैरेक्टर्स आपका मिस्टर कॉलिंस को लेकर के बात हुई है,
उसके अलावा आपको जॉर्ज बेकहम को लेकर के बात हुई, उनकी पांचों बेटियों को लेकर के बात हुई, डार्सी को लेकर के बात हुई है, और कैसे थीम डेवलप होता है। और आप देखेंगे कि यह जो एपिसोड है लीडिया का जॉर्ज बेकहम के साथ इलोप करना, यह नावल का सब प्लॉट है, क्योंकि यह मेन प्लॉट का हिस्सा नहीं है। यह जेन वर्सेस बिंगले का हिस्सा नहीं है, यह डार्सी वर्सेस एलिजाबेथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लीडिया वर्सेस बेकहम का हिस्सा है, जहां पे एक नई थॉट, एक नई चीजों का, एक मैरिज का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जो उस समय की सोसाइटी उसको अच्छा नहीं मानती है। लेकिन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है एलिजाबेथ के द्वारा, यह नॉवेल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यू विल कम टू नो कि ये जितना भी चीजें हैं, ऑल दिस इफ यू फाइंड, जहां पर मैं समझता हूँ कि मैंने ज्यादातर चीजें आपसे बात कर ली है। एक मतलब ये पूरा सिचुएशन है, ये प्लॉट है, इसी सारी चीजों को हैंडल किया जाता है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैरिज हो गया, वेल्थ हो गया, क्लास हो गया, सेल्फ नॉलेज, ये इसका थीम है। कैरेक्टर को लेकर के मैंने बात किया एलिजाबेथ बेनेट को, एलिजाबेथ बेनेट का रिलेशन डार्सी के साथ है, मिस्टर बिनेट को, मिसेस बिनेट को बात की गई, जेन को लेकर के बात की गई कि जेन का रिलेशन चार्ल्स बिंगले के साथ है, लीडिया बिनेट जो है बिनेट फैमिली की डॉटर है, कैथरीन बिनेट जो है बिनेट फैमिली की डॉटर है, मेरी बिनेट बिनेट फैमिली की डॉटर है। इसके अलावा जो है कॉलिंस को लेकर के बात की गई है, और उसके बाद चार्ल्स विकहम को लेकर के बात की गई है, और जो एल्जा जो आपका जो है चार्ल्स बिंगले हैं, उनकी दोनों सिस्टर्स को लेकर के बात की गई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा, इतना बताने के बाद आपको ऑनलाइन कम से कम 2-3 जगह की समरी पढ़ना चाहिए। समरी पढ़ने से पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, सिचुएशन क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको, कैसे स्टोरी डेवलप होती है, कैसे स्टोरी बढ़ती है। इसलिए आपको समरी ऐसा नहीं कि एक जगह, ये तो मैंने आपको एक पूरा, देखिए नावल अगर 250-300 पेज का है, तो उस 250-300 पेज के नावल को 1 घंटे में समराइज करना, उसकी टेक्निक्स को, थीम को, कैरेक्टर को, प्लॉट को लेके बात करना, या एक आर्ट है उसको कैसे समेट देते हैं। लेकिन हमेशा जो है जहाँ पे कोई चीज छोड़ी जाती है, उसके आगे भी रास्ता तय करने के लिए बचा रहता है। तो मैं एक टीचर होने के नाते मैं ये कभी नहीं कहता अपने किसी लेक्चर में कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर परफेक्ट दिया गया परफेक्ट है। मेरा ये मानना है कि परफेक्शन तभी आता है जब आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अगर मैं एक कदम चल रहा हूँ तो आपको 2 कदम चलने की जरूरत है, देन परफेक्शन विल कम। परफेक्शन का मतलब और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में और निखार आएगा। तो मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन 2-3 नोट्स जो है, जैसे स्पार्क नोट्स है, या उसके अलावा और तो बहुत सारे ऑनलाइन नोट्स जिसको समरी अपने ब्लॉग पर भी उसको लेकर के लिखे हुए हैं। एक बार नहीं, 3 बार, जितनी बार आपको समय मिलेगा उसकी समरी को पढ़ लीजिएगा। जो मैंने नोट्स भेजा है इसका प्रिंट आउट, इसमें कैरेक्टर्स को लेकर, तमाम चीज को लेकर पब्लिश, यू विल फाइंड कि बहुत कुछ किया गया है। तो उसमें कम से कम अगर ऐसा कुछ होगा, कोई आपको दिक्कत होगी, तो हम उसके लिए एक डाउट सेशन रखेंगे। लेकिन आज हम आपका ना कोई क्वेश्चन लेंगे, ना हम इस पर कोई बात करेंगे, क्योंकि मेरा काम था कि आपको नोट्स भेज देना, पूरे लेक्चर को बता देना, और आपको रास्ता और आगे का बता देना। जब आप पढ़ लेंगे, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है, देन आई विल कम एंड देन आई विल टॉक। मुझे नहीं लगता कि इतना लेक्चर देने के बाद, नोट्स भेजने के बाद और आगे जा किसी तरह का नावल में कोई प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से वी विल मीट टुमारो, और कल हम लोग इस पर और आगे इस पर का मतलब किसी एक और नावल को लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं कोई क्वेश्चन, नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ सर। ये जीआईसी का जो लेकिन पहले 19 तारीख एक, का एग्जाम। हेलो। अब वो